आपका ऐड शानदार। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर देहात से बड़ी खबर। विकास दुबे के गांव में मिले बम। बिकरू गांव से मिले 7 देसी बम। मौके पर बीडीएस की टीम पहुंच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बिकरू गांव से विकास दुबे के गांव से देसी बम मिले हैं। कानपुर देहात में है बिकरू गांव, विकास दुबे का ये गांव। और बिकरू गांव जहां पर 2 और 3 जुलाई की रात को विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, उस गांव से ये 7 देसी बम मिले हैं। सौरभ मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से सुबह विकास मुठभेड़ में ढेर हुआ, उसके बाद उसने जो इनपुट एसटीएफ को दिया था, उसके बाद पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल की और उसके बाद एकदम से 2 डीएसपी आते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। और कुछ ही देर के बाद एक सरकारी कार्यालय जहाँ पर खाद्यान्न आयोग, वहां से 7 देसी बम मिल जाते हैं। और अभी भी अगर बात करूं तो पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। और कुछ देर पहले जब हमने दिखाया कि आखिरकार यहाँ टीम क्यों नहीं आई है, उसके बाद जिले के कप्तान ने इस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल यहाँ पर बीटीएस टीम भेज दिए। और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा घरों में तलाशी अभियान चल चुका है और अभी भी तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि हर घर के जो भी घरों के इनपुट्स मिले हैं उन पर चेकिंग की जाएगी। और उसको इस बात की भी आशंका है कि अंदर और भी कई ऐसे घर हो सकते हैं जहाँ पर ये देसी बम रखे हो सकते, क्योंकि ये बम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ, दीवारों को तोड़ने के लिए और पैनिक क्रिएट करने के लिए बहुत हैवी होते हैं। और यहाँ पर इन्हीं बमों की दम पर विकास जब भी कुछ होता था तो ये बम इसके जो बुर्गे थे वहां पर बम पटक देते थे। और उस रात को भी जो हमला हुआ था, ये वही बम पश्चिम में अलग अलग छतों में पड़े हुए हैं, वो बरामद हो रहे हैं। जी सौरभ, ये शुरुआत से ही कहा जाता रहा कि इस गांव में कई ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर विकास दुबे के साथ काम करते थे, भले ही डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसके साथ इन्वॉल्व रहे। तो क्या ये माना जाए कि अब उन तमाम लोगों तक पहुंच रही है पुलिस, उन तमाम घरों को खंगाल रही है? देखिए, साफ तौर से जो आला अधिकारी सुबह एडीजी के बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पे ये नहीं बताया कि क्या पूछताछ हुई। उन्होंने कहा कि लखनऊ से इस मामले को ब्रीफ किया जाएगा और उन्होंने साफ तौर पे नकार दिया कि पहले एसटीएफ यहाँ पर लाती और पूछताछ करती, लेकिन पूछताछ से पहले ही हादसा हो गया, गाड़ी पलट गई और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया। उसके बाद विकास हमलावर हो गया, जिसके बाद मुठभेड़ होती है, विकास को गोली मारनी पड़ती है, क्योंकि विकास ने सीधे तौर पर पुलिस से था और उसके क्रॉस फायरिंग में विकास मारा जाता है। तो आपको ये बता दें कि इसके बाद से जो भी पुलिस को इनपुट प्राप्त हुए होंगे उसी के अनुसार पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार अभी भी कई घर ऐसे हैं जहां पर उन्हें वेपन मिल सकते हैं, कई घर। बिल्कुल सौरभ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे का पोस्टमार्टम चल रहा है। शाम तक विकास दुबे के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ सकती है। आज एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे और कल सुबह पकड़ा गया था। 24 घंटे के अंदर विकास दुबे अब ढेर हो चुका है। जी हां, विकास दुबे ने जिस गाड़ी में सवार था एसटीएफ की, वो गाड़ी पलटी। उसके बाद पुलिस का कहना है कि विकास दुबे ने पुलिस वालों का हथियार छीनकर फायरिंग करने की कोशिश की, जब फायरिंग में मारा गया। अमित गंजू हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी है आपके पास? कब तक आ सकती है पीएम रिपोर्ट? अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? वापस संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अमित लगातार पल पल की डिटेल हम तक पहुंचा रहे हैं, अपडेट आपको कर रहे हैं हम अमित गंजू के जरिए। अमित गंजू हमारे सहयोगी जो जहां पर एनकाउंटर हुआ वहां पर भी वो पहुंचे थे और लगातार वो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हर डेवलपमेंट पहुंचा रहे हैं। अमित गंजू एक बार फिर जुड़ गए। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी, सवाल पूछिए। क्या है अब आपके पास? देखिए, इस वक्त मैं पोस्टमार्टम पे खड़ा हूँ। जो हम लगभग जो बॉडी है 12:44 के आसपास यहाँ एंटर किया था और उसके बाद एक इशू आ रहा था कि जो कोविड की रिपोर्ट है, कोविड की रिपोर्ट आने में और थोड़ा टाइम लग गया था। उसके बाद से लगभग अब इस प्रोसीजर को 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लगभग 2 घंटे भी होने को हैं। और अंदर से बता रहे डॉक्टर से कहना है कि तो ये सब चीज़ें टेक्निकल होती हैं कि बुलेट्स का निकालना, कितना उसका वूंड है, क्या आर पार बुलेट गई है, आगे बर्न हो कि नहीं, पीछे फ्रैक्चर हो कि नहीं, तमाम ऐसी
चीज़ें हैं जिसको स्केच आउट करना पड़ता है, क्योंकि 4 बुलेट्स की बात की जा रही है। उसके बाद जो अगर बुलेट्स नहीं निकलती तो या कोई बुलेट स्टक कर जाती है बॉडी के किसी हिस्से में, तो उसके लिए फिर एक और बार एक्सरे करना पड़ता है। ऐसी अभी दशा देखने को नहीं मिली। अभी तो चल रहा, मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा जरा पीछे दृश्य दिखाने की कोशिश करें कि सारा जो प्रोसीजर है, 3 डॉक्टर्स की टीम है जिसमें नवनीत चौधरी हैं जो लीड कर रहे हैं इसको, नवनीत चौधरी लीड कर रहे हैं इस टीम को। 3 डॉक्टर्स की टीम में वो सबसे हेड हैं। इसके अलावा वीडियो फोटोग्राफर्स को लगाया गया है। एक डिप्टी एसपी जो सीओ स्वरूप नगर है वो अंदर हैं, अपर नगर मजिस्ट्रेट हैं, एक मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिसर यहाँ लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रोसीजर चल रहा है और इस प्रोसीजर में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अब ये मामला बड़ा पेचीदा है। इसमें एक चीज़ को बड़े बारीकी से मेंशन करना पड़ता है, क्योंकि ये दिखाना पड़ता है कि वुंड्स कहाँ थे, स्टिचेस कहाँ लगाने पड़े, बॉडी का पोर्शन कहाँ से खोला जाता है, हाथ में जो इंजरी आई है, बारूद कितने पोर्शन में फैला है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको देखा जा रहा है। बट इस पूरे प्रोसीजर में और 15 से 20 मिनट लग सकते हैं अगर सब सही रहा। और अब सबसे बड़ी समस्या जो इस पूरे इशू में आ रही है, जो प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि बॉडी दी किसको जाए। जी, यही मेरा अगला सवाल भी आपसे होने वाला था अमित, कि इसके बाद क्या बॉडी किसको सौंपी जाएगी, क्योंकि मां तो पहले ही इनकार कर चुकी है कि वो नहीं आएंगी, इनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। जी, मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं आपको बताऊंगा कि मदर उसकी अस्वस्थ है और एक ओल्ड लेडी है। उसने पहले ही फर्स्ट डे से कहा था कि जो करना चाहे करो। उसके बाद उसने फिर स्टेटमेंट चेंज किया कि महाकालेश्वर ने उससे बचा लिया, और अब जब आज बोला तो उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। वहीं उनके फादर जो है अपनी बेटी के पास, बड़ी बेटी के पास शिवली में रुके हुए हैं, और तिवारी फैमिली है उनके पास रुके। वो इतने अस्वस्थ हैं, वो इतने कंफर्टेबल नहीं है कि अकेले ट्रेवल कर सके। उनका भांजा जो था वो साफ तौर पर कह रहा था मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं बहन ने पहले से इनकार कर दिया। बहन वही मार खा चुका था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो बॉडी को आके ले। यानी कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारियों की समस्या है कि ऐसे स्टेज में बॉडी को किया क्या तो किया जाए। अब से कुछ देर बाद सूर्यास्त हो जाएगा लगभग, मुझे लगता है कि टाइम 6:30 और 7 के आसपास सूर्यास्त होगा। उसके बाद बॉडी डिस्पोज कराना समस्या है, रखना समस्या है, भेजें कहाँ, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए अभी हमारी इस अधिकारियों से, कुछ पुलिस के अधिकारी से बात, उन्होंने कहा कि इनके फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया, होपफुली वो आ जाएंगे। अब होपफुली में तो अभी तक तो नहीं आए। 12 बज के, क्योंकि सुबह 7 o'clock का 7:30 के आसपास डिक्लेरेशन हो गया था, जो डॉक्टर्स डिक्लेयर किया था, जबकि पहले ही मालूम हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सर में इंजरी आई, भाग गई। 7, सवा 7 के आसपास डॉक्टर ने ब्रॉड डेड बताया, लेकिन डॉक्टर्स ने डिक्लेयर करने में अपना पूरा टाइम, एक पीरियड लिया, क्योंकि एक प्रोसीजर होता है, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि कौन अनाउंस करेगा कौन नहीं करेगा। 4, 4.5 घंटे बॉडी मॉर्चरी में रही। उसके बाद पिछले 2.5 घंटे से यहाँ है, प्रोसीजर चल रहा है, यानी पूरा एक लंबा। अब इसके बाद प्रशासन ये समझ नहीं पा रहा है कि इस बॉडी को किया तो किया जाए, जब कोई क्लेमेंट नहीं है। हाँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा आशीष से, देखिए संख्या की बात की जाए तो 100, 150, 200 आदमी इस परिसर में है, जो अधिकतर पूछ लो कि बिकरू से आए मना कर देगा, लेकिन आए किस लिए? देखने के लिए आए। किससे काम है? देखने आए। और वही हाल अगर सड़क के उस तरफ का दिखाना अगर हो सके तो कैमरामैन आशीष से कहूँगा कि सड़क के उस तरफ नहीं हो पा रहा है, लगता है कुछ कैमरे की इशू हो सकता है ना। सड़क के उस तरफ भी लोग पार खड़े हैं, डिवाइडर के उस तरफ तक लोग खड़े हैं। अब उनसे पूछा जाए कहाँ से, कोई कहता है बिकरू से। आगे भी आपका रुख करेंगे, फिलहाल आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर, और भी बहुत से सवाल हैं जो दर्शकों के मन में भी हैं और लगातार सवाल उठ भी रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में मौत के बाद आगरा में शहीद बबलू के जो परिजन हैं बेहद खुश हैं, लेकिन बबलू कुमार के भाई दिनेश का कहना है कि उसको जलाकर मारना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा रहता। ऑर्डर कर दिया है वो अच्छा हुआ, लेकिन हमने तो मना किया एनकाउंटर का, इसे तो जलाकर मौत दी जाती जब हमारे दिल को तसल्ली आती। और इनके जो लड़के हैं उनका भी एनकाउंटर किया जाए इसी तरह से, जब हमारी आत्माओं को संतुष्टि हो। जैसे कि पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया, आप इससे खुश हैं? हाँ, खुश तो है, मगर हमारी तरफ से इतनी अधूरी रहेगी कि इसके तो आग जलाकर इसकी मौत ली जाती थी। तो वही विकास दुबे के एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, राजनेता अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश में बदल डाला है। उनके अपने सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, दलितों पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, महिलाओं पर अपराध में नंबर 1 पे हैं, अवैध असलाहों और हथियारों के मामले में नंबर 1 पे हैं, हत्याओं में नंबर 1 पे हैं। अब ये प्रदेश की स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है वो एकदम बेहद बिगड़ चुका है। और इस स्थिति में विकास दुबे जैसे अपराधी फूल रहे हैं, फल रहे हैं। इनके बड़े बड़े व्यापार हैं, खुले आम अपराध करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि इनका संरक्षण राजनीतिक
सोर्सेज से होता है, इनका संग्रह। तो राहुल गांधी ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। ट्वीट किया कि कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। तो ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने, कई जवाबों से अच्छी है खामोशी उसकी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। ये ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने तंज कसा है। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। उसका एनकाउंटर हुआ, उसके जो कर्म थे, जो उसका काम था, जो उसका अपराध था, उसकी सजा यही हो सकती थी। लेकिन आखिर अब उनका क्या होगा? जो उसके पीछे जो अधिकारी थे, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, जो उसको पनाह दे रहे थे, जिसकी बदौलत उसने इतना बड़ा हत्याकांड किया, 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, आखिर वो कैसे जेल जा पाएंगे? वो तो बच गए, उनको तो योगी सरकार ने बचा लिया, क्योंकि अगर वो ढेर नहीं होता तो योगी सरकार ढेर हो जाती। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, ठीक है अभी ढेर नहीं हुई, योगी सरकार 22 में ढेर होगी, लेकिन अपराधियों को पनाह देना, उसको संरक्षण देना, यह साफ हो गया है कि योगी सरकार का यही काम है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कहा कि ऐसे अपराधी की क्या पुलिस आरती उतारेगी? मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, क्या विकास दुबे की आरती उतारनी चाहिए थी, या पूजा करनी चाहिए थी, या मंदिर बिठा के आरती उतारनी चाहिए थी? जब विकास दुबे मिल नहीं रहा था तभी प्रश्न खड़े कर रहा था विपक्ष, जब पकड़ा गया तब भी प्रश्न खड़े कर रहा था विपक्ष, जब घटना घटी थी तब भी प्रश्न खड़े कर रहा था विपक्ष, और अब जब उत्तर प्रदेश की शासी पुलिस ने उनका एनकाउंटर कर दिया, जब पुलिस पर वो गोली चलाएगा तो पुलिस आरती तो करेगी नहीं उसकी। तो विपक्ष के पास तो प्रश्न खड़े करने के अलावा कुछ है ही नहीं, खिंचानी बिल्ली खम्मा नोचती है। किसी भी अपराध का अंत या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोलियां। 7 दिन तक पुलिस के से भागने के बाद आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने उसी कानपुर में मौत की नींद सुला दिया जहां से विकास दुबे ने लोगों के बीच दहशत कायम करना शुरू किया था। किसी भी अपराध का अंत या तो जेल की सलाखें होती हैं या फिर पुलिस की गोली। 7 दिन तक पुलिस के भागने के बाद आखिरकार दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को पुलिस ने उसी कानपुर में मौत की नींद सुला दिया जहां से विकास दुबे ने लोगों के बीच दहशत कायम करना शुरू किया था। दरअसल अपराध की दुनिया की जिस सनसनीखेज कहानी का अब अंत हो चुका है, उसे समझने के लिए हमें 2 जुलाई और 3 जुलाई की दरमियानी रात का रुख करना होगा, जब विकास दुबे के खिलाफ दर्ज कराए गए एक मामले में पुलिस बिकरू गांव में दबिश देने गई थी। बिकरू गांव में विकास दुबे के घर पर पुलिस की दबिश। विकास और उसके साथियों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अभी अवस्थी कुछ बोल रहे थे, चलते हैं। जा रहे हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी, वो उनको अनुमति होगी और राज्य सड़क परिवहन निगम यह इंश्योर करेगा कि रेल के स्टेशन से लोगों को घर तक जाने और आने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उन पर भी प्रतिबंध नहीं होगा, वो यथावत रहेंगी और उनके यात्री एयरपोर्ट तक जा भी सकेंगे, आ भी सकेंगे। मालवाहक सामान्य आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा 10, 11 और 12 तारीख को पूरा एक जो स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान है, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति का अभियान है, इसको भी बड़ी मजबूती से जो है इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। पंचायती राज विभाग द्वारा एक आदेश इसी क्रम में पहले ही जारी कर दिया गया है, जिसमें हर नगर निगम के हर वार्ड में 10 तारीख को, 11 तारीख को और 12 तारीख को जो ठोस अपशिष्ट है यानी सॉलिड वेस्ट है, उसकी प्रोसेसिंग के डंपिंग स्थल तक कितने ट्रक
की संख्या है वो संख्या प्रति नगर निगम विवरण लिया जाएगा, जिससे कि ये इंश्योर किया जाए कि हर नगर निगम से ज़्यादा मात्रा में ट्रकों से कूड़ा जो है निर्धारित स्थल पर डाल दिया जाए, फेंक दिया जाए। इसके अलावा जो क्षेत्र पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, उनमें भी इस अभियान में कुल कितने कार्मिक लगाए गए सफाई के लिए। यदि किसी ग्राम पंचायत में 100 लोग लगाए गए तो वो संख्या कितनी है, 10 तारीख कितनी, 11 तारीख कितनी, 12 तारीख को, ये भी विवरण दिया जा रहा है। एंटी लार्वा छिड़काव हुआ कि नहीं गांव में, अपशिष्ट यानी वहां से कूड़ा उठाया गया कि नहीं, क्या गांव में विशेष सफाई अभियान लगाया गया कि नहीं, ये हर गांव की सूचना पूरे प्रदेश में मंगाई जाएगी। और इसके लिए पंचायती राज विभाग नोडल डिपार्टमेंट नियुक्त किया गया है और ये भी अभियान बहुत तेजी से चलाए जाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस 3 दिन के अभियान में अगर मजबूती से सफाई का, स्वच्छता का, पेयजल आपूर्ति का, एंटी लार्वा ट्रीटमेंट का, बाकी संचारी रोगों के नियंत्रण का, इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी आदेश दिया है कि सर्वेलेंस भी किया जाए। जहां मेडिकल टीम्स गई हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो डोर टू डोर जो है सर्वे भी इसमें एक अभियान के रूप में करें। लगभग 1 लाख से ज़्यादा टीमें पूरे प्रदेश में हैं, तो इन टीमों को आगे प्रोत्साहित करें। इन टीमों को ये आदेश दिया गया है कि इन 3 दिनों में एक विशेष अभियान भी चलाएं। इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा, चाहे वो इंडस्ट्री शहर की हो चाहे देहात की हो, इंडस्ट्री को बंद नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से जो कंटिन्यूअस इंडस्ट्रीज हैं उनमें किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, सभी इंडस्ट्री चालू रहेंगी। जो बड़े निर्माण कार्य हैं, बृहद निर्माण कार्य है, एक्सप्रेसवे का है, पीडब्ल्यूडी के कार्य हैं, बाकी भवनों के कार्य हैं, जो निजी प्रोजेक्ट भी अगर है, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उनके कार्यों को भी कोई प्रभाव नहीं होगा। इसके अलावा यह भी आदेश दिया गया है कि जो भी कार्यालय हैं उन पर पूरी तरह से जो है बंदी रहेगी, लेकिन जो कार्यालय आवश्यक सेवाओं के हैं उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश भी दिया गया है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान और चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम यानी लाउडस्पीकर लगाकर कोविड को रोकने के लिए, संचारी रोग के नियंत्रण के लिए एक प्रचार करा जाए। कैसेट लगाकर सबको सूचना दी जाए कि कैसे इन बीमारियों से बचा जा सके। पुलिस टीमों को अलर्ट किया गया है, यूपी 112 को अलर्ट किया गया है, मजिस्ट्रेट और पुलिस को एक साथ घूमने का निर्देश दिया गया है। और आपको मालूम है कि 75 जनपदों में वरिष्ठ अधिकारी, नोडल अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। तो ये पूरा अभियान 3 दिन का चलेगा, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पूरा रिव्यू किया है और इसको आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान जो है, जो स्वच्छता का जो एक पूरा मानक है उसको तय करने का निर्देश दिया गया है। सभी अधिकारियों से, कमिश्नर से, डीएम से, एडीजी से, आईजी से, डीआईजी से, एसएसपी से ये निर्देश दिया गया है कि अपना पूरा जी जान लगा कर कार्य करें और इस पूरे 3 दिन के अभियान में पूरा सहयोग दें। स्वास्थ्य विभाग इसको लीड कर रहा है, नगर विकास विभाग इसको लीड कर रहा है, बाकी विभाग इसको लीड कर रहे हैं, उनका भी जो है तेजी से काम होना है। टेस्टिंग की क्षमता के लिए, जैसा कि अभी स्वास्थ्य सचिव साहब ने बताया, रैपिड एंटीजन टेस्ट को और बढ़ोतरी करने का, वहाँ लैब टेक्नीशियंस लगाने का, ट्रेन करने का भी निर्देश दिया गया है और प्रतिदिन 15,000 से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। आपको मालूम है, जहाँ यूपी में टेस्ट की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, हमारा प्रयास होगा कि पूरे देश में अग्रणी स्थान पर यूपी की टेस्टिंग की व्यवस्था लागू की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो लैब्स हैं उनके और मजबूत करने का निर्देश दिया है। कानपुर, झांसी, वाराणसी की चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया है। सर्वेलेंस टीम को मजबूत करने का निर्देश दिया है। एम्बुलेंस सेवा को मजबूत करने का निर्देश दिया है और सर्वेलेंस टीम के रिजल्ट्स के आधार पर जो फॉलोअप है उसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेट्रोलिंग पर विशेष बल दिया है और ये भी कहा है कि पुलिस की पेट्रोलिंग दिखाई दे, लोगों को लगे कि पुलिस जो है सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। हवाई अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर, जैसा मैंने आपसे कहा, कोई प्रतिबंध नहीं होगा और उनके लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कल 11 तारीख को एक बड़ा अभियान स्वास्थ्य विभाग का शुरू हो रहा है।
जनसंख्या दिवस के अवसर पर, और उस पर विशेष रूप से जो है फोकस भी रहेगा और स्वास्थ्य विभाग इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित करेगा। मास्क लगाने पर मैं बताना चाहूँगा कि 500 रुपये का जुर्माना का आदेश जारी हो रहा है, तो हो गया है, तो उसको जो है सभी फील्ड में भेज दिया जाएगा, पब्लिकली भी जो है उसका जो है उसको प्रचारित भी किया जाएगा। तो हर व्यक्ति मास्क जरूर लगाए, इसको इंश्योर करना है, और अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो चालान हो जाएगा। तो चाहे बच्चों हो, चाहे बड़े हो, चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, यदि वो मास्क नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है। मास्क लगाए और सहयोग दें, और इस पूरे अभियान में सबका साथ दें, और इस अभियान में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के इस जो नारा है इसको इंश्योर करें। धन्यवाद। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आज से रात 10 बजे से 3 दिन का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। 13 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह लॉकडाउन किया जाएगा, जिसमें बाजार, हाट, गल्ला मंडी और ऑफिस सब बंद रहेंगे। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।